पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। आज का नया टॉपिक है साइंस का हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं ताप। क्या होता है उष्मा और ताप? वैसे देखा जाए तो उष्मा और ताप एक जैसा ही लगता है कि उष्मा भी क्या होती है, जो कुछ हीट जैसी होती है, जो गर्म चीज़ हो या उष्मा निकलती हो उसको बोलते हैं। टेम्परेचर भी क्या हो गया कि भाई किस मौसम का या किस इंसान का कहाँ का कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है वो उसके बारे में पता किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर को। पहले हेडिंग डालो हीट यानी उष्मा। क्या होती है उष्मा? देखो उष्मा भी एक टाइप से क्या हो जाएगी, ऊर्जा का रूप हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा हमने पढ़ी थी एनर्जी, बस इसमें हमें नापना क्या होता है, तापमान देखना होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख लो उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके अंदर तापमान संचरित होता है। तापमान क्या होता है? संचरित होता है यानी प्रवाहित होता है। ठीक है, तो उष्मा किसका रूप हो गया? ऊर्जा का ही एक रूप हो गया जिसके अंदर होगा क्या, तापमान को हम संचरित करेंगे। ठीक है, या प्रवाहित करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि उष्मा जो है वो एक पदार्थ के परमाणुओं, उष्मा एक पदार्थ के परमाणु या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी ना। एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा। ठीक है, कुल गतिज ऊर्जा का एक माप हो गया। उष्मा क्या हो गया? पदार्थ के परमाणु अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का एक माप है। 2 पॉइंट देख लिया। पहला क्या है कि उष्मा जो है वो ऊर्जा का ही रूप है जिसके अंदर क्या होता है, तापमान प्रवाहित होता है। दूसरी चीज क्या है कि उष्मा एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं में जो कुल गतिज ऊर्जा होगी ना उसका एक माप है। इसका मतलब क्या हुआ कि उष्मा का कहीं ना कहीं क्या होगा, गतिज ऊर्जा से भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, संबंध होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैं उष्मा को मापूंगा किसमें, तो उष्मा को जूल या कैलोरी में मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? या तो इसको जूल में मापेंगे या कैलोरी में। कब जूल में मापेंगे और कब कैलोरी में ये भी देख लो। इसकी एसआई यूनिट तो क्या हो गई, जूल हो गई। ठीक है, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो गई, कैलोरी हो गई, कैलोरीज हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो आप बोल सकते हो 1 कैलोरी में कितनी जूल होंगे, 4.18 जूल होगा। ठीक है, 1 कैलोरी में कितने जूल होंगे, 4.18 जूल होगा। ये याद रखना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आता है तापमान क्या होता है, टेम्परेचर। दूसरा देखो टेम्परेचर यानी तापमान।
किसी पदार्थ को अगर हम कितना गर्म कर रहे हैं, तापमान एक पदार्थ के डिग्री को मापता है, ठीक है, यानी कितना गर्म है वो मापेगा। तापमान एक पदार्थ के गर्म होने की डिग्री को मापता है। यानी कोई भी चीज़ कितनी हॉटनेस है उसको अगर हम मापेंगे, उसका अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? तापमान के थ्रू करेंगे। यानी तापमान से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, किस डिग्री तक वो गर्म है। ठीक है। अब देखो जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा, जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे तापमान कम होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैंने 3 टेम्परेचर लिए आपको, ये कोई डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है और ये तीसरा डब्बा है। ठीक है, इसका तापमान मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मैंने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस और इसका मान लिया 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके अंदर क्या होंगे? अणु होंगे ना कुछ ना कुछ। ठीक है, इन सब में क्या होंगे? अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। सब के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अणु होते हैं। ठीक है, ये इसमें हो गए। अब इसमें देखो, ये इसमें होंगे। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है जो अंदर क्या करते रहते हैं? फॉलो करते हैं, यानी प्रवाहित होते रहते हैं अंदर। ठीक है, ये हो गए 80 डिग्री वाले में। देखो इसमें कैसे होंगे? इन तीनों डायग्राम में आपको कुछ फर्क लग रहा है क्या? ये सब क्या भरे हुए? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है जो होता क्या है? एक दूसरे की ओर प्रवाहित होते रहते हैं, या बोल सकते हैं इसके अंदर ही क्या होंगे? इधर से उधर और उधर से अंदर होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स में यानी अणुओं में कुछ स्पेस है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी। मतलब ये धीरे धीरे अंदर क्या करेंगे? गति करेंगे, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अणु क्या एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर मैं इस पर चोट करूंगा तो सारे के सारे क्या प्रभावित होंगे ना? बिल्कुल होंगे। यानी इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक ऐसा तापमान आएगा, एक ऐसा तापमान आएगा जिस पे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं।
अब कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि 0 डिग्री केल्विन दे रखा है, एक है 0 डिग्री सेल्सियस, वो पूछेगा इसमें से परम शून्य ताप कौन सा है, परम शून्य ताप कौन सा है। तो याद रखना परम शून्य ताप हमेशा 0 डिग्री केल्विन को बोलेंगे, ठीक है। अगर कभी भी दोनों ऑप्शन में आ जाए तो परम शून्य ताप कौन सा होगा, 0 डिग्री केल्विन वाला होगा, ठीक है। आगे देखो, टेम्परेचर मेजरमेंट, देखो हेडिंग डालो टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी ताप मापन, ठीक है। तो ताप का मापन किस किस के द्वारा किया जाता है, मोस्टली 4 होते हैं, ठीक है। पहला हो गया सेल्सियस में, दूसरा किस में हो गया फ़ारेनहाइट में, और तीसरा केल्विन में हो गया, और एक राइटर के नाम से और होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेल्सियस, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, 0 डिग्री सी से, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक लेना आपको, ठीक है। इस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, पढ़ाया था। और वैसे जो आपकी रासायनिक विज्ञान होगी ना, केमिस्ट्री में, उसमें ज़्यादा ये होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। 100 इस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक लेते हैं, ठीक है। और इनको 100 डिग्री इकाइयों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक लेते हैं तथा बीच के तापमान को 100 बराबर इकाइयों बोल दो, चाहे आप क्या बोल सकते हो, इसको डिग्री बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक तथा बीच के तापमान को 100 बराबर इकाइयों में बांट देते हैं, ठीक है। क्वथनांक हिमांक कितना लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक कितना लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, और बीच में कितने भागों में बांट देंगे अपने इसको, 100 बराबर भागों में। दूसरा देखो फ़ारेनहाइट, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस पैमाने पर 32 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या लेंगे, पानी का हिमांक लेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक तथा 212 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक, पानी का क्या लेते हैं, क्वथनांक लेते हैं। तथा बीच के तापमान को 180 बराबर इकाइयों में बांटा जाता है, इकाइयों में बांट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि दोनों टेम्परेचर के बीच में जितना स्पेस है 0 से 100 के बीच में कितने का अंतर, 100 का, तो मैंने 100 बराबर भागों में बांट दिया। 32 से 200 के 12 के बीच में कितना हुआ, 180, तो मैंने क्या किया, 180 के बांट दिया। ठीक है, उसके बाद देखो केल्विन पैमाना क्या होता है, तीसरा आता है आपका केल्विन, यानी जिसको के से डिनोट करते हैं पैमाना। इसमें कितना टेम्परेचर लेंगे, देखो इस जो पैमाने का शून्य बिंदु पूर्ण शून्य तापमान होता है। ठीक है, इस पैमाने का शून्य बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण शून्य तापमान पर होता है, पूर्ण शून्य तापमान पर होता है। और एक चीज याद रखना, इसमें कभी भी क्या नहीं लेते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर नहीं लेते, इसमें नेगेटिव तापमान नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक और होता है राइटर का होता है। ठीक है, अब इन चारों में हम क्या देखेंगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, इन मोस्टली जो है 3 का डिटेल से पढ़ेंगे, चौथा का संबंध देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इन चारों में क्या संबंध होता है वो देखते हैं, चलो। ठीक है, इन चारों को अब देखेंगे हम संबंध। लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें, मेजरमेंट स्केलर है ना, या टेम्परेचर स्केलर लिख दो। चार पढ़े थे हमने, अब हम चारों के बीच में संबंध देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इन चारों के बीच में हम देखते हैं संबंध। सबसे पहले क्या था, सेल्सियस, तो उसका होता है C/5। ठीक है, दूसरा किसका था, फ़ारेनहाइट का था, तो वो क्या लिखोगे आप, F-32/9। तीसरा क्या था, राइटर होता है R/4। और चौथा आपका क्या था, एक केल्विन बचा हुआ है, यानी K-273 क्या हो जाएगा, 5। ये आपको रिलेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। तो याद कर लो, C/5 बराबर क्या हो जाएगा, F-32/9 बराबर क्या हो जाएगा, R/4 बराबर क्या हो जाएगा, K-273/5 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने पहला दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन यानी के में बदलो, के में बदलो। कैसे करोगे आप देखो, C और K में कुछ संबंध दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। C का हो गया C/5 बराबर K का क्या था, K-273/5। ठीक है,
आगे क्या करोगे आप, सी की जगह कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये लो 40 बट्टे कितना हो गया 5 बराबर के माइनस 273 बट्टे कितना हो गया 5। अब क्या आ गई मैथ, ठीक है। आगे सिंप्लीफिकेशन जो आपको करवाया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 40 को 5 से किया कितना आ गया 200 बराबर 5 के माइनस 273 को किससे करोगे 5 से कर दो। 273 इंटू 5, 5 तेरी 15, 7 पंजा 35, 1 36, 3 10 और 3 13, 1365। इतना करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में नहीं दी, कौन सी, कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। आपको पता है कि 5 से 5 क्या हो गया, सीधा सीधा कट गया, तो 40 बराबर आ गया के माइनस 273, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 40 प्लस 273, 70 और 40 310, यानी 313 केल्विन आ गया। किसका आंसर, ये इनका संबंध कितना आ गया 313 आ गया। आया समझ में, आगे देखते हैं। मैंने दे दिया क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन यानी के में बदलो, ठीक है। एक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया क्या, 50 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। फ़ारेनहाइट में बदलो, कैसे बदलोगे देखो, वही चीज करना है आपको। क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। दोनों का संबंध देखो C/5 बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 273/5। 5 से 5 यहाँ डायरेक्ट ही कट रहा है, काट दो। सी की जगह क्या था 100 था, 100 बराबर आ गया के माइनस 273, यानी के बराबर कितना आ गया 273 प्लस 100, मतलब कितना आ गया 373। किसका मान आ गया, के का मान, ठीक है। सेम यहाँ जाओ, इस बार 50 डिग्री सेल्सियस को बदलना किसना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C/5 बराबर क्या होता है F माइनस 32/9 होता है फॉर्मूला, ठीक है। C कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो 50/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। ये कितनी बार चला गया 10 बार चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 90 बराबर कितना आ गया F माइनस 32, तो F बराबर क्या आ जाएगा 90 प्लस 32, 9 और 3 12, मतलब 122। किसका मान आ गया, फ़ारेनहाइट में। आया क्या समझ में, कुछ और देखते हैं चलो। एक मैंने आपको दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट यानी F में बदलो, ठीक है। एक मैंने उल्टा दे दिया आपको, क्या दिया कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 0 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस यानी C में बदलो। करना क्या, आपको दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। C का मान आपको कितना दे रखा है 0, यानी 0 क्या आ गया 5 बराबर क्या आ गया F माइनस 32/9। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0
और ये कितना हो गया 0 हो गया। तो 5f बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 दूआ 10, 5 3 15 116। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा 160/5, 5 3 12 यानी 32। इसका उल्टा देखो क्या हो जाएगा, C आपको ज्ञात करना है 5, फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 0, 32/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया 9C बराबर 5 को 0 से किया 0 ही आ गया, माइनस का माइनस लगा दिया, 32 को 5 से करेंगे 5 दूआ 10 160। तो C बराबर -160/9 आ गया। आया क्या समझ में? आगे और देखते हैं कुछ। अगर आपको पूछ ले 40 डिग्री सेल्सियस को R में बदलो, ठीक है। दूसरा आपको मैंने पूछ लिया क्या 32 80 50 फ़ारेनहाइट को K में बदलो। देखो कैसे करोगे। चालीस डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है R में, तो C/5 बराबर R/4, सिंपल सा। 40 को हमने क्या किया 5, 40/5 बराबर R/4, 8 8 चौक 32, तो R बराबर कितना आ गया यहाँ 32 आ गया। इसका देखो सॉल्यूशन। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है F -32/9, ठीक है। केल्विन में बदलना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है K -273/5। F का मान अपने को कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो 50 -32/9 बराबर आ जाएगा K -273/5। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे सीधा कर लो। तो मैंने क्या किया 9 में 50 18, 18/9 बराबर क्या है K -273/5। 18 में 9 का भाग दिया 2 बराबर क्या हो जाएगा K -273/5। ठीक है, 5 को 2 से गुणा कर दिया, क्या आ गया अपने पास 10 आ गया, यानी 10 बराबर K -273, या K बराबर क्या हो जाएगा 273 + 10 का मतलब क्या हो गया 283। आया क्या समझ में? आगे और देखते हैं। नब्बे डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है किसमें फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया आपको 27/9 59 फ़ारेनहाइट को K में बदलो। तीसरा मैंने आपको दे दिया 40 R को किस में बदलना, आपको फ़ारेनहाइट में बदलो। तीनों क्वेश्चन देखते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले आओ इसमें 90 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है फ़ारेनहाइट में। दोनों का संबंध पता है क्या, बिल्कुल है, C/5 बराबर क्या हो जाएगा F -32/9।
सी का मान कितना दे रखा है, इसने 90 दे रखा है, 90/5 बराबर F माइनस 32/9 हो गया। ठीक है, 90 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 18 5 90, तो 18 × 9 बराबर कितना हो गया, F माइनस 32, 18 निमा कितना होता है, 162 बराबर हो गया F माइनस 32। यहाँ से F का मान कितना आ गया, 194। ठीक है, इस पर आओ, क्वेश्चन पर कैसे करोगे। 59 क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का क्या होता है, F माइनस 32/9, केल्विन में क्या होता है, K माइनस 273/5। F का मान आपको दे रखा है क्या, कितना है, 59 है, 59 कर दो, 59 माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ठीक है, 59 में से 32 गए, कितने बचे, 9 और 2 7, 27 27/9 बराबर K माइनस 273/5। 27 में 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, 3 को 5 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 15 बराबर K माइनस 273, यानी K का मान कितना हो गया, 73 5 78 288। ठीक है, इस पर आओ। R का आपको पता है क्या करते हैं, R/4 करते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट का आपका पता है क्या करते हैं, F माइनस 32/9 करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या गया, 9R, नहीं 40 नहीं रखा है, तो 40/4 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, इसमें भाग दिया, कितना आ गया, 10 बराबर F माइनस 32/9, 10 को 9 से गुणा कर दिया, 90 बराबर F माइनस 32, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 122। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब कभी कभी आपको संबंध पूछ ले तो क्या करोगे, देखो, या अनुपात में पूछ ले, ठीक है, आपको पूछ लिया, यहां से ही देख लो, जैसे उपरोक्त संबंध से सेल्सियस व R में अनुपात बताइए। क्या बताना आपको, अनुपात बताना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, सीधा सा हो जाएगा। कैसे करोगे, C व R में पूछा है तो C/5 बराबर क्या हो जाएगा, R/4, यानी ये क्या, 4C बराबर 5R, तो C/R का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आराम से हो जाएगा। दूसरा आपको इस बार संबंध पूछ लिया, किसमें, F और K में पूछ लिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, F व K में। तो F का फॉर्मूला क्या है, F माइनस 32/9, K का क्या है, K माइनस 273/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 5F माइनस 5 2 10 160 बराबर कितना आ गया, 9K माइनस में हो जाएगा 9 3 27, 9 7 63 और 2 65 6 9 2 18 6 200। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूं 5F माइनस 9K तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, प्लस 160, 0 7 1 6 2। ठीक है, तो 5F माइनस 9K बराबर ये आ गया। ठीक है, तो 5F बराबर मैं क्या कर सकता हूं, 2 आगे हेडिंग डालो, बेसिक ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कैसे अपने हीट को या उष्मा को ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो देखो ऊष्मा संचरण, ऊष्मा जो संचरण होगी वो क्या होगा कि तापमान है जो आपको टेम्परेचर दे रखा है, तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण ऊष्मा का क्या होगा, प्रवाह होगा, यानी ऊष्मा बहेगी। ठीक है, कि प्रवाह का क्या करेगी, वर्णन, ऊष्मा का प्रवाह का वर्णन करती है, वर्णन करती है। अब बात आती है कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के क्या होते हैं, यानी किसके कारण हीट ट्रांसफर होती है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, किसके कारण जो हीट है, जो ऊष्मा है वो ट्रांसफर होगी। तो इसके 3 कारण मानते हैं। पहला कारण क्या दे रखा है इसमें, पहला हम मानते हैं चालन द्वारा, पहला हम क्या मानते हैं, चालन द्वारा मानते हैं। दूसरा हम क्या मानते हैं इसमें, संवहन के द्वारा। ठीक है, और तीसरा हम मानते हैं विकिरण द्वारा। चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण, ठीक है। दूसरा हो गया संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण, और तीसरा क्या हो गया, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण। ये 3 चीज है जो हम मानते हैं। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे। तो आप एक टेबल बना लो, टेबल से अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में टेबल बनाते जाओ क्या क्या दे रखा है। तो 3 चीज पढ़ी हमने, क्या, चालन, दूसरा क्या था संवहन, और तीसरा क्या था अपना विकिरण। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तो पहला देखो, चालन क्या होगा, अणुओं के कंपन के कारण होता है, अणुओं के कंपन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखता है, संवहन होता है, इसमें पदार्थ का फ्लो होता है, इसमें पदार्थ का प्रवाह होता है। ठीक है, विकिरण के अंदर क्या होगा वो देखो, अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि यहां आग जल रही है, जैसे यहां क्या जल रही है, आग जल रही है। ठीक है, यहां पर कोई आदमी है या कोई इंसान है जो अपने क्या हाथ सेक रहा है। ठीक है, एक दूसरा इंसान यहां बैठा है जिसने क्या ले रखी है, एक लोहे की रॉड ले रखी है, यहां से पकड़ रखी है उसने। ठीक है, दूसरा आदमी है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर हीट होगी, जैसे भी हीट हो रही है, मतलब आग जल रही है, आप उस पर हाथ सेकोगे तो आपके हाथ गर्म लगेगा ना। वो किसके कारण होता है, वो आपके होता है चालन के द्वारा। ठीक है, दूसरा देखो कि आपने लोहे की रॉड तो यहां ले रखी है। ठीक है, आपने पकड़ कहां से रखा है, पीछे से, लेकिन जैसे ही आग इस सिरे को गर्म करेगी, धीरे 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 वो है ना, जो आपका हाथ है वो भी गर्म होने लग जाएगा। वो किसके कारण होता है, संवहन के द्वारा। मतलब जो उसमें अणु है ना, जैसे इसमें बहुत सारे अणु है मान लो रोड के अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने आग को यहाँ गर्म किया तो वो आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी। ठीक है, ये हो गया, यस, ये चालन के द्वारा होता है। ठीक है, संवहन का हो गया एग्जाम्पल, जैसे आपने मान लो कुछ भी बनाते हो, जैसे मैगी बनाई आपने, एक कोई डब्बा है या कोई बर्तन है उसमें आपने मैगी बनाई।
आप क्या देखते हो कि मैगी का जो जैसे यहां तक भरी हुई है मैगी है ना, यहां तक, तो आपने देखा कि थोड़ी देर बाद सबसे पहले ये जो एरिया है ना वो कोल्ड हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। ऊपर वाला ठंडा हो जाता है लेकिन नीचे वाला अभी भी गर्म है। वो किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। मतलब क्या हुआ कि जो अणु का जो या पदार्थ का प्रवाह है ना वो सबसे पहले यहाँ हुआ, फिर वो अंदर गया पानी को सोखने के लिए, फिर कहाँ चला गया? नीचे चला गया, फिर नीचे के एरिया को ठंडा ठंडा करेगा, उसके बाद जो एकदम तल पर है वो वापस गर्म रहेगा। इस प्रकार क्या वो चीज़ ठंडी होती रहेगी। ठीक है, आया ये दोनों समझ में? अब देखो विकिरण क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विकिरण क्या होगा? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, चालन किस में होता है? चालन हमेशा ठोस यानी सॉलिड में होगा। चालन किस में होगा? सॉलिड यानी ठोस में होता है। ठीक है, संवहन किस में होगा? यह हमेशा द्रव्य व गैस में होता है। ठीक है, जो तरल पदार्थ होगा ना उसमें होगा ये। ठीक है, ठोस पदार्थ में नहीं। और तरल कौन सा होता है? द्रव्य और गैस होता है। ठीक है, इसके अलावा विकिरण का देखो, विकिरण क्या हो जाएगा? विकिरण क्या हो जाएगा? एक ऊष्मा संचरण विधि हो जाएगी। यह एक ऊष्मा संचरण विधि है। 2 पॉइंट आए समझ में। तीसरा देखो क्या दे रखा है। तीसरा होता है, क्या इसमें पदार्थ का फ्लो होगा? क्या इसमें पदार्थ का फ्लो यानी प्रवाह नहीं होता, जबकि संवहन में क्या होता था? पदार्थ का प्रवाह होता है। तो क्या लिखोगे? चालन में पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, संवहन में होता है, इसमें नहीं होता है। उसके अलावा देखो, आपको एक चीज आती है कि वायुमंडल देखा होगा आपने, गर्म हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना संवहन की ही विधि है। ठीक है, आगे देखो, उसमें विकिरण में क्या होगा? ऊष्मा विकिरण में निर्वात में भी संचरित हो सकता है। निर्वात में भी संचरित हो सकता है। ठीक है, तीनों के 3-3 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखो, चालन में पदार्थ के अणुओं के टकराव के कारण ही क्या होता है? ऊष्मा का जो इनका टकराव होगा उसके कारण ही किसका संचरण होगा? ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो, संवहन के द्वारा क्या होगा? अणुओं के कण बहने लगते हैं। ठीक है,
उसके कारण क्या होगा, अणुओं के कण बहने लगेंगे। इसी कारण क्या होगा कि लोहे की एक सिरे को हम गर्म करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, लोहे का जो रोड है उसका दूसरा सिरा जो हमने हाथ से पकड़ रखा है वो भी हमें क्या दिखाई देता है, वो कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। ठीक है, बस मेन चीज इसमें यही है। इसके अलावा आगे देखो क्या टॉपिक है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तापमापी जिनमें किन का मापन किया जाता है वो देखेंगे। पहला लिख लो द्रव्य तापमापी, जिसमें किसको मापेंगे, द्रव्य को मापेंगे। और किस रेंज में मापेंगे, तो पारा तापमान लगभग इसमें दे रखा है कहां से कहां तक, -30 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। ठीक है, दूसरा देखो गैस तापमापी, इसमें अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। हाइड्रोजन गैस के लिए हाइड्रोजन गैस के लिए 500 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है, तक मापा जा सकता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले ली। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए ये बढ़कर कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए द्रव्य गैस। तीसरा आपको तापमापी इसमें कौन सा दे रखा है, प्लेटिनम प्रतिरोध। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसमें आप कितना माप सकते हो, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ रटने वाली चीजें है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने लायक। आगे देखो, प्लेटिनम हो गया। उसके बाद चौथा ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी। इसमें आप कहां से कहां तक मापोगे, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। उसके अलावा देखते हैं कुछ और है क्या, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। इसमें कौन सा तापमान मापेंगे, जो अपने से बहुत दूर स्थित है। ठीक है, इसमें दूर स्थित ताप को मापा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सूर्य के ताप को किसके द्वारा मापते हैं, इसी के द्वारा मापते हैं। ठीक है, सूर्य के ताप को इसी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लो इसमें कुछ और है क्या। अब बात आती है कि कितने
उच्च ताप तक इसको माप सकते हैं, तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले को इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप को मापा जाता है। ठीक है, और देख लो इसमें कुछ। ठीक है, तो आपके तापमापी बस यहां तक ही दे, कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है।